नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, यूक्रेन से बहुत ही परस्पर विरोधी खबरें आ रही हैं। एक तरफ खबरें ये आ रही हैं कि पुतिन ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं और रूसी फौजें अब पीछे हट रही हैं, धीरे धीरे करके वापस जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ से खबर ये भी आ रही है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और यूक्रेन में भी हथियारों का जमावड़ा है और वहां की सेना भी तैयार हो रही है और किसी भी क्षण, किसी भी दिन ये टकराव वास्तविक रूप ले सकता है। हकीकत क्या है, चीजें किस तरह से घटित हो रही हैं, अगर पुतिन पीछे हट रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं, या अगर टकराव की जो आशंकाएं हैं वो बनी हुई हैं तो उनकी क्या वजूहात है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे प्रोफेसर मुक्तदर खान से, जो कि अमेरिका की डेलवर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर मुक्तदर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी, आपके सुनने वालों को मेरा नमस्कार, सलाम और आपको भी थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी, तो प्रोफेसर मुक्तदर, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है? जो कुछ हो रहा है यूक्रेन में, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उनमें कितनी आपको सत्यता दिखती है कि इतने दिन रूसी फौजें वहां तैनात थी, हर दिन ये खबर आ रही थी कि कभी भी टकराव हो सकता है, हमला कर सकती हैं रूसी फौजें, और अब अचानक ये खबरें आ रही कि नहीं, वो पीछे हट रही हैं। देखिए, जो फोर्सेस का बिल्डअप हुआ है, तकरीबन 1,30,000 की फौज उन्होंने जमा की हुई थी बॉर्डर पर। पहले खाली हथियार ला के रख दिए थे वहां पर, ट्रकें वगैरह बंदूकें, टैंक्स वगैरह। अब फौज भी आ गई है, लेकिन पिछले चंद घंटों से ये खबर भी आ रही है कि चंद फौजी उसमें से अपने बेसिस के लिए लौट रहे हैं। और ये एक सीनियर रशियन अफसर ने भी ये बयान दिया है कि उनके फोर्सेस लौट रहे हैं। ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि रशिया का इंटेंशन क्या है। इतना पैसा उन्होंने ऑलरेडी खर्च कर दिया है फौजें जमा करके, और अगर कोई हासिल किए बगैर अगर रशियन फौजें लौट जाती हैं अपनी बेसिस के लिए, तो ये पुतिन के लिए एक किस्म से हार हो जाएगी। तो पुतिन के लिए फेस सेविंग कोई अभी तक कोई ऑप्शन नहीं मिला है। तो बाज़ एनालिस्ट का ख्याल ये है कि पुतिन ये हार क्यों, मतलब उन्हें खुद की बनाई हुई हार होगी ना। इन्होंने ही ये एग्रेशन किया, फिर खुद मुंह की खाई वैसी हो जाएगी बात। तो पॉसिबिलिटीज ये है कि इन्वेजन जरूर होगा। दूसरी चीज ये है कि जो सैंक्शंस की धमकियां आई हैं वेस्टर्न ममालिकों की तरफ से, खासतौर से यूरोपियन यूनियन की तरफ से, मदर ऑफ ऑल सैंक्शंस की बात हो रही है। जैसा कि स्विफ्ट जो प्रोग्राम है मनी ट्रांसफर में, उसमें से रशिया को बेदखल करने का। और सबसे बड़ा ये है कि रशिया की जो तकरीबन 15-20% इकोनॉमी जो तेल बेचती है वो यूरोप को, उस पर डिपेंडेंट है। तो वो उसकी जो धमकियां दी गई हैं, तो उससे शायद मुतासिर होके ये भी हो सकता है कि पुतिन ने दोबारा सोचा है। एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी एनालिसिस ये आ रही है कि पुतिन वेस्ट के सैंक्शन से डर कर चाइना के काफी करीब जा रहा है। तो यानी जो जो इकोनॉमिक लॉसेस होंगे यूरोप से, वो चाइना बर्दाश्त कर लेगा। यानी चाइना अपना रशियन इंपोर्ट्स को बढ़ा देगा, खासतौर से ऑयल एंड नेचुरल गैस, जिसकी बहुत ज़रूरत है चाइना को वैसे भी। लेकिन चाइना जो कीमत देता है, यूरोप उससे ज़्यादा कीमत देते हैं। और पिछले 10-15, मतलब तकरीबन 3 डेकेड से जो पाइपलाइंस वगैरह बने हैं यूरोप की सप्लाई के लिए, वो एग्जिस्ट नहीं होते अभी चाइना के लिए। यानी अगर चाइना खरीद भी लेता है तो रशिया उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता है। लेकिन चाइना का सपोर्ट स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़रूरी है रशिया को, कि वो मैं अकेला नहीं खड़ा हुआ हूँ, मेरे साथ चाइना भी है। तो वो लोगों का कहना है कि जब तक चाइना में ओलंपिक्स चल रहे हैं, वो पब्लिक का अटेंशन, मीडिया का अटेंशन ओलंपिक से हटाना नहीं चाहेंगे। तो उसका मतलब जैसा कि क्लोजिंग सेरेमनी इधर होगी, ओपनिंग सेरेमनी उधर यूक्रेन में शुरू हो जाएगी। तो दैट इज अनदर एनालिसिस। अब देखें होता क्या है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी ये मानना ठीक नहीं होगा कि पुतिन ने पैर पीछे खींच लिए हैं या सेना वापस बुलाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि ये पुतिन के लिए आत्मघाती होगा। उनकी अपनी राजनीति के लिए देश के अंदर जिस तरह का राष्ट्रवाद वो खड़ा करके अपनी सत्ता को मजबूत करते रहे हैं, उसके लिए नुकसानदेह होगा।
बिना कोई जी कंसेशन वेस्ट से लिए हासिल की है, अमेरिका से। जो उनकी शर्त रही है कि जो रूसी सीमा से सटे देश हैं वहां पर नाटो अपनी तैनाती न करे और जो रूस के लिए खतरा पैदा होता है उनसे उससे बाज आए। क्या इस मामले में किसी तरह की कोई कंसेशन हासिल किए हुए पीछे हटना पुतिन के लिए इतना खतरनाक साबित हो सकता है कि सत्ता खतरे में पड़ सकती है? जी हाँ। और दूसरी चीज ये है कि क्योंकि वो मतलब वो पब्लिक सपोर्ट उनका उनकी इमेज से आता है कि एज अ स्ट्रॉन्ग मैन जिसने रशिया को बहुत सक्सेसफुल बनाया है। और ये जो एजेंडा है बेसिकली वही है, मेकिंग रशिया ग्रेट अगेन। जैसा कि अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाया गया, अब ये रशिया को इम्पोर्टेंस देना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो असल मुद्दा है जिसके वजह से रशिया इन्वेट करना चाहता है यूक्रेन को, वो मसला तो हल नहीं हुआ है। देखिए, अगर यूक्रेन रशिया के साथ होता है तो रशिया एक एम्पायर है। अगर यूक्रेन चला जाता है रशिया के हाथ से तो वो एक मामूली मुल्क बन के रह जाएगा। और इस एक इंडिया अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करते थे ज़बिग्niew ब्रेजिंस्की, जो रशिया के एक्सपर्ट थे, उनका कहना था कि अगर वेस्टर्न ममालिक यूक्रेन को रशिया से छीन लेते हैं तो फिर रशिया हमेशा के लिए एक मामूली मुल्क बन के रह जाएगा और वेस्ट के लिए वो उतना बड़ा थ्रेट नहीं रहेगा। लेकिन जब तक रशिया के पास यूक्रेन जैसा मुल्क हो, जो तकरीबन सेकंड सबसे बड़ा मुल्क है यूरेशिया में, तो उसके लिए वो एक एम्पायर रहेगा। तो मुझे लगता है कि जो वेस्टर्न पॉलिसीज खास तौर से सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जो पॉलिसीज अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों ने अडॉप्ट किया है, वो मुसलसिल रशिया को दबा दबा के छोटा 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 कर रहे हैं, यानी उसको खत्म कर देने की कोशिश कर रहे हैं। और और एक हद तक मतलब रशिया बर्दाश्त कर रहा है। मिसाल देता हूं मैं आपको कि 1989 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, 1989 में कोल्ड वॉर खत्म हो गई। तो 1989 में वॉर्सो पैक्ट भी खत्म हो गया, लेकिन नेटो बरकरार रहा। नेटो की वजूद का जो मकसद था वो सोवियत यूनियन था, लेकिन अब सोवियत यूनियन नहीं था तो नेटो की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन नेटो का जो एक्सपेंशन हुआ है 1990 में जर्मनी को उन्होंने ले लिया, उसके बाद हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, अब पोलैंड तक आ गए। मैं आपको नक्शा बताता हूँ जी यूक्रेन जी। का, और आप देखें वो नक्शे से आपको अंदाजा हो जाएगा कि, तो अगर आप ये नक्शा देखते हैं तो ये जी पोलैंड, हंगरी, ये सारे के सारे जो मुल्क है यूक्रेन के ईस्ट में, वेस्ट में, वो सारे अब नेटो अलायंसेस। ये पहले नहीं थे, ये सारे के सारे वेस्ट, ये सब जो है सो वार्सो पैक्ट के ममालिक थे। तो ऑलरेडी नेटो काफी ईस्टवर्ड एक्सपैंड हो जाता है। और अगर यूक्रेन नेटो में आ जाता है तो समझे यूरोप और यूरोपियन यूनियन यहां तक आ जाएगा। हम्म। तो बेसिकली अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन और नेटो दोनों का हिस्सा बन जाए। और अगर अमेरिका ये गारंटी दे सकता है कि यूक्रेन को नेटो में कभी एडमिशन नहीं मिलेगा, जैसा कि अब यूरोप ने गारंटी दे दिया कि टर्की को यूरोपियन यूनियन में कभी एंट्री नहीं मिलेगी, तो अगर उसी तरह से अश्योरेंस मिल जाती है रशिया को कि यूक्रेन विल नॉट बी पार्ट ऑफ यूरोप और नॉट बी पार्ट ऑफ नेटो, तो उसे कोई हमला करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज ये है, जो अगर आप ये जो नक्शा देख रहे हैं, ये जो पार्ट जो लाइट कलर का है, दोनबास, लोहांस वगैरह, ये सारा रशियन स्पीकिंग है, ये सारे हम्म। रशियन है। और यहाँ तक वेस्ट जो तकरीबन पूरा का पूरा ईस्टर्न यूक्रेन है, वो सारा का सारा रशियन स्पीकिंग है। इधर जो है वो यूक्रेनियन स्पीकिंग है वेस्ट में। तो ये वेस्टर्न यूक्रेनियन यूरोप के हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉस्परस है, उनको तरक्की मिलेंगी। अगर यूक्रेन अगर यूरोपियन यूनियन में घुस जाता है तो यूक्रेनियंस लंदन, जर्मनी, बॉन, स्पेन वगैरह में जाके जॉब्स भी कर सकते हैं, इकोनॉमी उनकी एकदम बूम हो जाएगी। और यूरोपियन यूनियन के तरफ से जो हिस्से मिलते हैं, जैसा कि गरीब मुल्क ग्रीस वगैरह बेनिफिट करते हैं, यूक्रेन भी काफी बेनिफिट करेगा इकोनॉमिकली। तो ये लोग जो जो यूक्रेन के वेस्ट में है वो यूरोपियन यूनियन में जाना चाहते हैं। अगर यूरोपियन यूनियन और नेटो यहां तक आ गया तो रशिया का तो एम्पायर तो खत्म ही हो गया है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि आप ये जो नीचे का जो क्राइमीरिया का जो इलाका देख रहे हैं, ये क्राइमिया का इलाका
सोवियत यूनियन ने यूक्रेन को भाईचारे में दिया था। ये था रशियन, और पूरे रशियन बोलने वाले लोग हैं वहां पे, तातार हैं सारे के सारे। बिल्कुल। तो हाँ, तो ये जो जो ब्रदरली यूं कहिए कि लव है यूक्रेन और रशिया में, वो यूक्रेनियंस उसके अब खिलाफ जा रहे हैं। तो इनके जो कल्चरल टाइज है, पॉलिटिकल टाइज है, उसके सारे के सारे वो खिलाफ जा रहे हैं। और एक सक्सेस जो रशिया ने की है 1945 के बाद, ये पहली और एक ही वक्त ऐसी हालत हुई है कि यूरोप में किसी मुल्क ने जबरदस्ती दूसरे मुल्क के टेरिटरी पर कब्जा किया हो, वो क्राइमिया, जो अब अब रशिया के पास है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये रशिया के सारे ट्रूप्स हैं। ये जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये जी सारा का सारा इन्होंने ट्रूप्स। आप देख रहे हैं बेलारूस मुल्क में कितनी रशियन फौजें हैं। बिल्कुल। तो अगर रशिया यूक्रेन पे कब्जा कर लेता है मिलिटरीली, तो वो तकरीबन आधा सोवियत यूनियन बना लेता है, सेंट्रल एशिया को छोड़कर। सेंट्रल एशिया में इतने सारे मुसलमान भरे हैं, रशिया डजंट वांट देम बैक। तो बेसिकली क्योंकि वहां पे, बट ये जो है, ये क्रिश्चियन ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स सेम मजहब के लोग हैं, रेशियली भी वो स्लाविक लोग हैं जो रशिया के सेम एथनिसिटी है। तो रशिया चाहता है कि वापस पूरा सोवियत यूनियन तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत सोवियत यूनियन बनाना चाहिए। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ रशिया की फॉरेन पॉलिसी का। उसका कहना है कि नियर अब्रॉड कहते हैं। तो जो ये सोवियत यूनियन था वो छूट के रशिया बन गया। तो ये जो इलाके जो सोवियत यूनियन में हुआ करते थे, रशिया उनको अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानना चाहता है, यानी अपना नियर अब्रॉड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं रशियंस। तो रशिया ये चाहता है कि नियर अब्रॉड फ्रेंडली रहे रशिया को, और एक किस्म से बफर की तरह रहे वेस्ट के बीच में। लेकिन वेस्ट चाह रहा है कि उसको भी नेटो में। तो जो प्रपोजल्स वेस्ट ने दिए थे जॉर्जिया और यूक्रेन दोनों पर हमले किए, जॉर्जिया को भी इन्वेट करने वाला है रशिया पूरी तरह से। तो ये दो मुल्क अगर नेटो में आ जाते हैं, तो ये रशिया का नियर अब्रॉड का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। जी तो यूं कहिए कि वेस्टर्न ममालिक ना सिर्फ रशिया के नियर अब्रॉड पे भी गुस्से में हैं, अमेरिका की नेवी वहां पे ताइवान के पास जाके चाइना के नियर अब्रॉड को भी तंग कर रहे हैं। तो ये एक किस्म से ये एग्रेशन रशिया का नहीं है, ये वेस्टर्न ममालिकों का एग्रेशन है। खासतौर से मेरा ही मुल्क अमेरिका, ये जो नेटो को एक्सपैंड कर रहा है, इसकी कोई वजह नहीं है। नेटो की इतनी जरूरत नहीं है। रशिया इज नॉट ए सिक्योरिटी थ्रेट। जर्मनी पे हमला नहीं करने वाला, वो बरतानिया और फ्रांस पे हमला नहीं कर रहा है। तो फिर क्या जरूरत है, आप उसको पुश किए जा रहे हैं, पुश किए जा रहे हैं। और इट इज ऑल्सो इकोनॉमिकली भी मुझे नहीं लगता कि यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन वगैरह को इंक्लूड करने में फायदा होगा। बस यही एक स्ट्रेटेजिक मकसद है कि रशिया को इतना कमजोर और छोटा बना दें कि ये मुस्तकबिल में कभी भी वेस्ट के खिलाफ खड़े रहने के काबिल ना रहे। जी। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर पुतिन ये स्टांस ले रहे हैं या युद्ध के लिए तैयार दिख रहे हैं, तो उसकी ठोस वजह है। रूस को अपनी सुरक्षा के लिहाज से ये करना लाजमी है। और जो जो डिपेंडेंस है यूरोप की रूस पर एनर्जी के मामले में, क्या उसका विकल्प ढूंढा जा चुका है यूरोप की तरफ से? यूरोप के लिए कितना बड़ा संकट नहीं, है? यूरोप के लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा वो, बिकॉज वो जो उनके पास जो गैस वगैरह आ रही है, अगर वो बंद हो गए तो ब्लैकआउट्स होना शुरू हो जाएंगे विद इन ए वीक। सी, जापान के पास शायद 1 महीने के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, अमेरिका के पास 1 साल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, लेकिन यूरोप के पास 1 हफ्ते का भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। मगर अगर तेल की नल्लियां बंद हो जाएंगी तो उनकी ट्रैफिक वगैरह बंद हो जाएंगी। लेकिन वो ये बेट कर रहे हैं कि रशिया की इकोनॉमी पे ज्यादा नुकसान होगा बनिस्बत इनकी। देखिए, रशिया एक बड़ा अजीब मुल्क है, साइज में तो सबसे बड़ा मुल्क है। देखिए, उसके पास सब सेकंड लार्जेस्ट उसकी मिलिट्री है, अभी भी फौजें वगैरह। यू कैन अंडरस्टैंड कि सेकंड मोस्ट पावरफुल मुल्क है मिलिटरीली, वो चाइना से भी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन उसकी जो इकोनॉमी है वो इंडिया की तकरीबन आधी के बराबर है, लिटिल बिट अराउंड मोर देन 60% समझ। यार इटली जैसे मुल्क, यहाँ पे अमेरिका में एक स्टेट है टेक्सास, 50 में से एक स्टेट, वो उसकी इकोनॉमी रशिया से बड़ी है। तो रशिया बहुत ही गरीब मुल्क है इन स्पाइट ऑफ इट्स ऑयल रिजर्व्स। 1.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है रशिया की। तो ये उसको अगर नुकसान हो जाता है 20% उसकी जीडीपी, तो आप सोचिए पब्लिक में क्या हाल हो जाएगा।
दूसरी बिल्कुल। चीज ये है कि यूक्रेन को इतना मजबूत कर दिया है वेस्टर्न ममालिकों ने हथियार वगैरह देकर कि ये कॉन्कर करना पूरे यूक्रेन को तो आसान काम नहीं है। उसके बाद कॉन्कर करके उसको होल्ड कर भी उनके लिए आसान काम नहीं है। जी, ये बताइए कि जो आपने कहा कि जी रूस और चीन करीब आ रहे हैं और इस पूरे विवाद में, इस पूरे यूक्रेन के संकट में भी चीन एक तरह की भूमिका निभाता दिख रहा है, तो वो भूमिका क्या है? क्या वो इस संकट को टालने की भी कोशिश कर रहा है? क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, चीन को पर अटैक किए जा रहे हैं कि वो रूस के साथ खड़ा है, इसलिए यूक्रेन का संकट खड़ा हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि रूस और चीन का जो संबंध बन रहा है यूक्रेन के मामले में, वो किस तरह का है? जी, देखिए दो चीजें तो हो रही हैं पिछले 5-10 साल से कि रशिया और चाइना की कोऑपरेशन बढ़ते जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल आप कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह इन इलाकों में देख लें तो वहाँ पे चाइना खुल के कोऑपरेट कर रहा है। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स और सिक्योरिटी की जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं वो रशिया की तरफ से आ रहे हैं। और ट्रेड बहुत बढ़ गया है रशिया और चाइना के बीच में, एकदम डबल से ज्यादा हो गया है पिछले 5 साल में। और यूक्रेन का भी ट्रेड चाइना के साथ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब दुनिया में सबके साथ ट्रेड तो चाइना के साथ बढ़ रहा है, लेकिन रशिया का भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये जो डाइवर्ट करने की गारंटीज चाइना इज इनडायरेक्टली सेइंग कि हम खरीदेंगे आपसे, अगर आपको सैंक्शंस आएंगे तो वी विल हेल्प यू ब्रेक द सैंक्शंस। बेसिकली जिस तरह वो ईरान के साथ भी काम कर रहे हैं। तो चाइना पिछले 2-3 साल से खुल के वेस्टर्न जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। ये पहले नहीं करता था, चाइना एब्सटेन कर लेता था ना, अब तो वो खुल के कर रहा है क्योंकि चाइना के ऊपर भी सैंक्शंस वगैरह लग रहे हैं उइगर्स को मसले को लेकर। ये ओलंपिक्स को अमेरिका ने ऑफिशियली बायकॉट किया हुआ है। तो ये तो हर्ट किया है चाइना की इकोनॉमी, चाइना के प्रेस्टीज को, तो वो वापस कर रहा है। चाइना ने कोई सिक्योरिटी गारंटीज नहीं दी है रशिया को कि अगर आप जंग करें तो हम आपके साथ लड़ेंगे। उन्होंने इकोनॉमिक गारंटीज दी हैं कि भाई आपके ऊपर सैंक्शंस अगर लग जाते हैं तो हम आपको वी विल हेल्प यू आउट। तो उसमें कई चीजें में चाइना जरूर मदद कर सकता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बैलेंस हो, खासतौर से इंडिया के लिए भी इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि इंडिया मिलिटरीली इतना ज्यादा रशिया पे डिपेंडेंट है। अब भी देखे आप S-400 तकरीबन $5.5 के रशिया से ही खरीदे हैं। तो अगर रशिया चाइना के करीब इतना आ रहा है तो फिर इंडिया का क्या रोल होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल होता है। और अगर अमेरिका जितना भी ये दोनों मुल्कों को तंग करेगा, ये दोनों मुल्क उतने ही करीब आते जाएंगे। अगर चाइना के ऊपर सैंक्शंस होते रहेंगे तो वो रशिया पे डिपेंड करेगा टू सपोर्ट। और बिटवीन द टू ऑफ देम 40% सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो भी इनके पास है। तो ये मामूली मुल्क नहीं है, ये इनका जी। इंटरनेशनल स्टेज पर भी इनका काफी इम्पोर्टेंस है। और वैसे भी अमेरिका का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है दुनिया पे तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो मुझे लगता है कि आइंदा 5-10 साल में जैसे हमने बात की थी, जयशंकर साहब कहते हैं कि अमेरिका और चाइना के जो ताल्लुकात है उससे दुनिया का जो डायरेक्शन है समझ में आएगा। मुझे लगता है कि चाइना और रशिया के जो ताल्लुकात है वो भी दुनिया की फ्यूचर पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड ऑर्डर पे जरूर असर होता है। अगर ये दो मुल्क अगर समझे कि मजबूरन ये मिलिट्री पैक्ट बना लेते हैं जी। तो एकदम सारी दुनिया का नक्शा चल बदल जाएगा एक्सेस बिल्कुल। ना। सो बिल्कुल। और ये अगर यूक्रेन में जंग होती है तो देयर इज ए प्रीटी गुड चांस कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो आई होप कि वेस्टर्न कैपिटल्स में ये बातें हो रही हैं। मुझे यूरोप की पोजीशन से बड़ी ताजुब हुआ जिस सख्ती से उन्होंने रशिया के खिलाफ ये स्टेटमेंट्स दिए क्या ये बाइडेन अमेरिका से। के प्रेशर में हो रहा है, अमेरिका की वजह से हो रहा है? नहीं, वो मुल्क रशिया से वैसे ही बहुत ज़्यादा डरते हैं। ख़ासतौर से जर्मनी बहुत डरा हुआ है। उनकी साइकोलॉजी में ये डर बैठा हुआ है कि रशिया उनका बहुत बड़ा दुश्मन है, एंड विल इन्वेड देम वगैरह। और दूसरी चीज़ ये है कि बाइडेन ने अपने एक बयान में गलती से ये कह दिया था कि इन्वेजन अगर करता है रशिया तो हम सैंक्शंस ऐसे लगाएंगे कि उसकी इकोनॉमी सदियों तक नहीं सुधरेगी।
लेकिन उसने ये भी कह दिया कि छोटा मोटा इंकर्जन कर लेता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। फिर बाद में इमीडिएटली उसके असिस्टेंट्स वगैरह आके कहने गलती से कह दिए ये वो। तो यहाँ पे काफी मतलब यहाँ पे ये बात को लेकर मजाक उड़ाया कि बूढ़े हो गए हैं और सटिया गए हैं, इस तरह की बातें हुई। लेकिन वो बात पे सीरियस गुफ्तगू नहीं हुई कि क्या बाइडेन सिग्नल कर रहे थे पुतिन को कि आप थोड़ा सा हिस्सा ले लें, रशियन स्पीकिंग उसको रख लें। मेरे ख्याल से ये यूक्रेन के इंटरेस्ट में भी होगा कि वो हिस्सा वो रशिया को दे दे, क्योंकि रशिया की एक स्ट्रैटेजी ये है कि वो उनको आर्म करते जाएंगी तो एक इंटरनल इंसर्जेंसी हो जाएगी। जैसा इंडोनेशिया ने आचे को अलग मुल्क बना, मतलब वहाँ पे क्रिश्चियन आइलैंड को अलग कर दिया, जैसा सूडान ने साउथ सूडान को अलग कर दिया सिविल वॉर वगैरह ख़त्म करने के लिए। मुझे लगता है कि यूक्रेन के हित में होगा कि वो ईस्टर्न यूक्रेन का वो जो छोटा सा हिस्सा जो मैंने आपको नक्शे में बताया है, वो अगर वो रशिया को दे दें और वो पॉपुलेशन को, मतलब रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन को रशिया भी जा दे, तो ये सारे टेंशन्स थोड़े कम हो सकते हैं विद इन यूक्रेन इटसेल्फ, वरना यूक्रेन इंटरनली भी डिस्टेबलाइज होते रहेगा। जी, ये बताइए कि अमेरिका क्या, अगर रूस अल्टीमेटली हमला करता है, इन्वेजन करता है, तो अमेरिका या और यूरोप क्या मिलिट्री एक्शन लेने के लिए सोच रहे हैं कि ये केवल इकोनॉमिक सैंक्शन तक सीमित है? मतलब अजीब अजीब हरकतें की। मिसाल के तौर पे नेदरलैंड्स ने अपने 2 F-35 को मूव किया है। मतलब क्या F-35 वो 2 लेके लड़ेंगे? इट्स लाइक मतलब सिंबॉलिक जेस्चर्स हुए हैं, फौजें काफी इधर उधर की हैं। बट हथियार जरूर देंगे वो यूक्रेन को, जितना हथियार, जितनी देर यूक्रेन लड़ेगी उसको पैसा भी मिलेगा और हथियार भी मिलेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ऑलरेडी यूएस सेनेट में हियरिंग्स शुरू हो गए हैं। यूएस सेनेटर्स कह रहे हैं कि मदर ऑफ ऑल बैटल्स, और दोनों रिपब्लिकन्स एज वेल एज डेमोक्रेट्स बहुत रशिया में हॉकिश बहुत है दोनों तरफ से रशिया को लेकर। तो मतलब यूक्रेन को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे, हथियार भी मिलेंगे, लेकिन लड़ना उनको पड़ेगा, लड़ेंगे नहीं। ना अमेरिकन फौजें वहां जाएंगी और ना यूरोपियन फौजें। तो यूरोपियन फौजें तो वैसे भी नुकसानदेह होती हैं। यहाँ पे अमेरिकन फौजों का मतलब मजाक करते हैं कि अगर फ्रांस मदद करना चाह रहा है जेन्युइनली तो उससे कहे कि रशिया की तरफ से लड़े तो हमारी मदद हो जाएगी, क्योंकि गल्फ वॉर 1 में जब इराक पे हमला किया था अमेरिका ने, तो उस अमेरिका के सिर्फ 160 या 170 सोल्जर मारे गए थे वो पूरी जंग में। 1990 की बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट गल्फ वॉर। लेकिन उसमें से 150 जो थे वो फ्रांस ने मारे थे फ्रेंडली फायर में, तो उसको फ्रेंचली फायर कहते हैं। ये फ्रेंचली फायर से हमारे को ज्यादा नुकसान होता है। तो अगर फ्रांस हमारी मदद करना चाह रहा है तो करें, बट रशिया की तरफ से लड़े। तो यूरोप की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं वो मतलब हंसने लायक है। मतलब जी, जी अंत में बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स है फ्रांस बहुत। जी कि जी पूछिए। हाँ, आपको आज वो की तारीख लड़ेंगे में नहीं। क्या लग रहा है कि जंग होगी या नहीं होगी, इन्वेजन होगा या नहीं होगा? अगर 2-3 हफ्ते रुक जाता है तो क्लाइमेट की इजाजत नहीं होगी। मतलब जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि वो अप्रैल में तो हमला नहीं कर सकता। देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस टेरेन को लेकर, जिसके वजह से जो मिलिट्री है उसके ट्रूप्स वगैरह दे कैन नॉट इन्वेड, तो मुश्किल हो जाएगा रश। दूसरी चीज ये है कि सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत होंगी, क्योंकि वो बमबारी कीव की करेगा। दिल भी टोटल बमबारी, मतलब वो शहर पे काफी बमबारी करेंगे, कमांड सेंटर्स वगैरह वहां बेस्ड है। तो हालांकि जंग तो इनवेज मिलिट्री फिजिकल जो इन्फेंट्री वगैरह तो ईस्ट में घुसेंगे, कीव टुवर्ड्स वेस्ट है, तो पूरे अक्रॉस द कंट्री जाके वो बमबारी करेगा। तो उसमें जो मतलब आप रशियंस और यूक्रेनियंस वो इतने एक दूसरे से क्लोज है, मैं आपको नहीं बता सकता। मेरी पीएचडी क्लास में एक रशियन बंदा क्लासमेट था जो एक्चुअली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रशिया, मैं उससे टच में हूँ। तो जब हम रशिया की तनकीद करते तो वो यूक्रेनियन बन जाता, और जब हम रशिया की तारीफ करते तो वो रशियन बन जाता। तो एक दिन मैं उसको पूछ के बोला, व्हाई डोंट यू डिसाइड हु यू आर? ही सेड, व्हाई शुड आई? माय फादर इज रशियन, माय मदर इज यूक्रेनियन। मेरी माँ यूक्रेन से है, मैं यूक्रेनियन भी बोलता हूँ, मेरा बाप भी रशियन है, मैं रशियन भी बोलता हूँ, मैं दोनों हूँ, मैं एक क्यों बनूं? तो ऐसा ये रिलेशनशिप बहुत क्लोज है। मतलब इंडिया
के लिए कश्मीर उतना कल्चरली क्लोज नहीं है जितना यूक्रेन रशिया के लिए। जी तो जो यूक्रेन को जो वेस्ट छीनना चाह रहा है ना, बेसिकली उसको वेस्ट, मैं आपको बताता हूँ, अगर वो यूरोपियन यूनियन में घुस जाता है तो 10-15 साल में वो खत्म हो जाएगा। वो जो हिस्टोरिकल 200-300-500 साल के ताल्लुकात है यूक्रेन और रशिया के, वो 2-3 सदियों में, डेकेड्स में निकल जाएंगे कल्चरली। और ये रशिया समझ गया। तो रशिया के लिए एक एग्जिस्टेंशियल सवाल ये है कि क्या मैं हमेशा के लिए छोटा बन के रह जाऊं या ये चांस लेके ये जंग लड़ लूं। कैप्चर तो वो कर लेगा, जंग तो वो जीत जाएगा, लेकिन महंगा बहुत पड़ेगा। ये है सवाल जी। इसमें कि ये सब कहते हैं। ये जी, आखिरी सवाल है मेरा कि अभी आपने जी। कहा कि अमेरिकन भी कह रहे हैं कि ये मदर ऑफ ऑल बैटल्स, तो क्या मदर इसका ऑफ ये ऑल मतलब सैंक्शंस। निकल सैंक्शंस कह रहे हैं, मदर ऑफ ऑल बैटल्स नहीं कर रहे, नहीं लड़ेगा अमेरिका। सैंक्शंस लगा के छोड़ देगा, और जिससे उसका नुकसान होगा, लेकिन यूरोप का भी नुकसान होगा। देखिए, ईरान पे भी कई सैंक्शंस लगे हुए हैं ना कई सालों से, उसमें अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है, बट वी आर एबल टू अफोर्ड दैट लॉस। लेकिन यूरोप के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा ये रशिया। 20% उनकी, मेरे ख्याल से अब अभी देखें, पिछले एक साल में अमेरिका में जब मैं गैस भरता हूँ तो 30% तक बढ़ गया है। यानी $2 में गैलन लेता था, अब $3 में गैलन आ रहा है। और अगर मैं गलती से, जब मैं अपनी बच्ची को कॉलेज जाना, एक बार मैं भूल के मेरे स्टेट में नहीं डलवाया, उसके स्टेट में गया तो 1.5 गुना ज्यादा हो गया था, जी $3.5। तो ये चुभने लगता है धीरे धीरे। सो यूरोप में एकदम बहुत तेजी से कीमतें बढ़ जाएंगी, ऑयल की और पावर की, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज की। तो इट विल हर्ट देम अ लॉट। और मुझे, अगर अगर पुतिन मुझसे पूछते हैं क्या करें, तो मैं तो उनको राय दूंगा कि ले लें वो शर्त, बेट इन्वेट कर दें, और देखें कि यूरोप कितनी देर बर्दाश्त करता है इसका कॉस्ट। ऐसे नहीं कि यूरोप की इकोनॉमी उतनी जी स्टेबल है, डोमेस्टिक अपहीवल काफी शुरू, फ्रांस में प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे लेबर यूनियंस के, तो फिर क्या, कब तक वो महंगी तेल, और कहाँ से लेगा महंगा, यूरोप मिडल ईस्ट से लेना पड़ेगा ना फिर। जी। जी तो हाँ, ये तो इट इज अंत नॉट में एन मैं इजी स्पेस। आपसे ये आपका अंतिम ये मैं चाहता हूँ कि क्या अभी तुरंत इन्वेजन की कोई संभावना, आशंका आप देख रहे हैं, या अभी अगर थोड़ा सा 21, टल रहा है, धीरे धीरे वक्त निकल रहा है? देखिए, वो जो ट्रूप्स थोड़े बहुत इधर उधर उन्होंने मूव किए हैं, ग्राउंड ट्रूप्स किए हैं, इन्वेजन उनसे थोड़ी होने वाला है। इन्वेजन तो एयरफोर्स वाले करेंगे। पहला तो कीव पे बमबारी करेंगे, उनके हेडक्वार्टर्स को वो डिस्ट्रॉय करेंगे, कमांड सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी, मिसाइल्स लॉन्च होंगे, क्राइमिया से नेवी की लॉन्चेस होंगी। ये सारे के सारे तो इन प्लेस है ना। तो अगर आप कह रहे हैं कि उनके 10 पॉन्स ले लें, 10 पॉन्स अपनी जगह पे, उसमें से एक इधर से उधर हो रहा है खाली, तो सो द डिसीजन हैज टू बी मेड। और ये तकरीबन एक साल से चल रहा है ना ये बिल्डअप, इतना आसान नहीं है ना। वो फिर इसको अनवाइंड करने भी इनको बहुत पैसे लगेंगे और सादा वक्त लगेगा। सो आप कह सकते हैं कि देयर इज 40% चांस कि वो हमला कर देगा, बिकॉज ही हैज नो चॉइस, ही हैज टू थिंक लॉन्ग टर्म। दूसरी चीज ये है कि अगर नुकसान बहुत ज्यादा हो गया तो भी पर्सनल लॉसेस भी होंगे ना उनके लिए। उसकी दौलत भी बहुत ज़्यादा है, मतलब एस्टिमेट्स बाद लोगों का 100 बिलियन से ज़्यादा है। वो सारे के सारे फ्रीज हो जाएंगे बाहर। मतलब वेस्टर्न ममालिकों को मालूम है वो पैसे कहाँ छुपा के रखता है। ना सिर्फ वो, बल्कि जो ओलिगार्क्स उनकी सपोर्ट कर रहे हैं उनके सबके पैसे। इट्स लाइक सेइंग कि अगर इंडिया से चिढ़ के अंबानी अदानी वगैरह के सारे पैसे अगर फ्रीज कर देता है अमेरिका, तो फिर मोदी के ऊपर सोचिए आप कितना प्रेशर पड़ जाएगा, राइट। उनके सारे सपोर्टर्स के पैसे अगर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रीज हो जाते हैं। अभी देखें, अब अफगानिस्तान का $3.5 बिलियन फ्रीज हो गया, तो सारा मुल्क उल्टा पुल्टा हो गया है। तो जी मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म अगर सोचे तो रशिया को हमला कर देना चाहिए, और एटलीस्ट गेट सम काइंड ऑफ अश्योरेंस कि अगर यूक्रेन घुसता है नेटो में। देखिए, अगर नेटो में घुस जाता है ना यूक्रेन, तो उसके बाद तो अमेरिका से जंग हो जाएगी। ही इज नॉट बिल्कुल डिक्लेयरिंग वॉर ऑन यूक्रेन, वो फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब पे जंग कर रहा है, जो नेटो के मेंबर्स हैं। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो नेटो बनने से पहले हमला कर दे। ये है विंडो। और इसलिए भी जरूरी है कि अगर इस बार पीछे हट गया पुतिन, तो
पश्चिमी ममालिक तो और भी चढ़ बैठेंगे उस पर और भी उसका गला यूक्रेन और दबाएंगे। जॉर्जिया तो चले जाएंगे, फिर यूक्रेन और जी जॉर्जिया दोनों बन जाएंगे नेटो और यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स। तो फिर रशिया रशिया बस वही रह जाएगा, छोटा सा मुल्क। मतलब उसकी आबादी भी उतनी ज्यादा नहीं है, 200 मिलियन से कम है। सो इट विल नेवर बी एन एम्पायर। ये सोच, इट विल नेवर जी बी एन एम्पायर अगर जी यूक्रेन चला जाता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुक्तदर, हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।